अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे रेडियो क्रोमेटोग्राफी। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट लेक्चर से आपने ले लिया है, जो मैंने आपको सेंड किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इसमें आपके पास जो है वो पूरी जो आपके पास टर्म है उसके दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, एक है रेडियो और एक है क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, पहले तो आपने ये थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है। ये आपको बता देगा कि आप जो है वो इसके थ्रू कर क्या सकते हैं, और फर्दर अगर आप इसको रेडियो एक्टिविटी के साथ या रेडिएशंस के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस में किस किस्म के चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है कि आपके पास जो है वो दो तरह की फेजेज़ होती हैं, एक स्टेशनरी फ़ेज़ होती है और एक मोबाइल फ़ेज़ होती है। और जो आपकी मोबाइल फ़ेज़ होती है वो स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर जो है वो मूव करती है। अब आपकी जो स्टेशनरी फ़ेज़ है वो आपके पास क्या हो सकती है और मोबाइल फ़ेज़ जो है वो आपके पास क्या हो सकती है, ये हम जो है वो एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। स्टेशनरी फ़ेज़ यहाँ पे आपके पास हो सकती है सॉलिड या लिक्विड, और मोबाइल फ़ेज़ जो है वो आपके पास होती है लिक्विड और गैस। जो आपकी स्टेशनरी फ़ेज़ होती है वो मोबाइल फ़ेज़ पे मूव करती है डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पास मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक मिक्सचर होता है मोस्टली कलर कंपाउंड्स का, या जो है वो कुछ पर्टिकुलर किस्म की प्रोटीन्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आप उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना चाहते हैं। तो जब आप क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लिक्विड फ़ेज़ होती है जिसमें आपने मोर देन वन कंपोनेंट्स मिक्स किए हुए होते हैं, या आपकी जो गैशियस फ़ेज़ होती है जिसमें आपके पास कोई ना कोई जो है वो इनर्ट गैस होती है, जैसे हीलियम हो सकती है या नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, इसको इन्वॉल्व करते हैं। अब क्या होता है कि आपकी जो लिक्विड फ़ेज़ होती है या गैशियस फ़ेज़ होती है वो सॉलिड या लिक्विड स्टेशनरी फ़ेज़ पे एक उसकी पर्टिकुलर जो है वो परकोलेशन होती है, या फिर आप ये कहते हैं कि स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ एड्सॉर्ब होने की एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि लिक्विड के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, A प्लस B प्लस C, तो जो A है उसकी जो एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी होगी स्टेशनरी फ़ेज़ पे वो सपोज़ 10% है, तो जो B है उसकी जो एड्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो आपके पास 50% हो सकती है, और C की जो है वो 40% हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास B है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेशनरी फ़ेज़ पे जो है वो एड्सॉर्ब होगा, ये उससे कम क्वांटिटी में होगा, ये कम उससे कम क्वांटिटी में होगा। इन तीनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, इसलिए तीनों का जो आपके पास स्टेशनरी फ़ेज़ पे मैप होगा वो डिफरेंट होगा। अब उस डिफरेंस की बेस पे जो है सिस्टमेटिकली फर्दर मैं आपको प्रोसीजर में जो है वो बता दूँगी। उस सिस्टम की बेस पे क्या किया जाता है कि कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं, और उन कैलकुलेशन से जो है वो आपके पास जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सेपरेशन भी हो जाती है, और समटाइम्स जो है वो उसकी क्वांटिफिकेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है वो ये है कि आपने इस क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको एक एडवांस्ड रेडियो एनालिटिकल टेक्निक रेडियो क्रोमेटोग्राफी में जो है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पे रेडियो जो है वो स्टैंड्स फॉर रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन मेजरमेंट, ठीक है। यानी क्या करना है आपने कि रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन मेजरमेंट जो है उसको इन्वॉल्व करते हुए आपने डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं उनको सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर से। लेकिन जहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा कि आप जो सेपरेट कर रहे होंगे कंपोनेंट्स, या जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको आप मिक्सचर में जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं, वो आपके पास नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में तो डेफिनेटली वो आपके पास जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन रेडियो क्रोमेटोग्राफी में वो आपके पास अनस्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो अनस्टेबल कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या हो सकते हैं, वो आपके पास रेडियो एक्टिव आयंस हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स हो सकते हैं, या रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपके पास जो है वो कोई ना कोई एक रेडियो एक्टिव एटम होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि आपके पास लेबल्ड है। तो आपके पास जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं वो लेबल्ड कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कोई एक एटम जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, या किसी एक स्टेबल एटम को रेडियो एक्टिव एटम से रिप्लेस किया हुआ होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक
ओवरव्यू है कि आप क्या क्या डिफरेंस है आपके पास नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी और रेडियो क्रोमेटोग्राफी में। कि नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में आप नॉर्मल आइंस, एटम्स और कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइंस, एटम्स और कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप यूज़ होती है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपके पास कि आपका जो एड्जॉर्बेंट होता है या आपकी जो स्टेशनरी फेज़ होती है उसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है, ठीक है। आपकी स्टेशनरी फेज़ जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर है, ठीक है। और मोबाइल फेज़ जो है वो आपकी गैशियस होगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि इस गैशियस फेज़ को स्टेशनरी फेज़ में इससे जो है वो पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद जो है वो आपके पास डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, आपके जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स हैं उनकी डिफरेंट होगी। जो प्रोसीजर है इसको हम अलग से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दैट वाई यू नीड टू सेपरेट अनस्टेबल कंपोनेंट्स फ्राम अ मिक्सचर। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो प्रोवाइड करूँगी विद हेल्प ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हेयर। क्लास आपको फिशन रिएक्शन याद होगा जो कि आपने 6th सेमेस्टर में पढ़ा था। ये फिशन रिएक्शन जो है इसमें आप कहते हैं कि एक जो हैवी न्यूक्लियाई होता है आप उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये आपका सपोज हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है। आप इस पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, जिसमें से एक को आप कहते हैं कि बेरियम और एक है क्रिप्टॉन, ठीक है। ये दोनों आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई है। सपोज़ यहाँ पे आप मोस्टली आपके पास जो हैवी न्यूक्लियाई है वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है 92 और जो इसका आइसोटोप यूज़ होता है उसका मास है 235, ठीक है। जब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो पहले इसकी एक एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है कि ये जो यूरेनियम 235 है ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी अनस्टेबल फॉर्म है। जब ये स्टेबलाइज होता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है। अब क्लास यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये आपको जो रिएक्शन दिखाया जाता है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन है। इन एक्चुअल आपके पास यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन बनने तक आलमोस्ट दरमियान में 30 मोर रिएक्शंस होते हैं या 30 मोर कन्वर्जन्स होती हैं। अब उन 30 मोर रिएक्शंस के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, या उनकी एक इन्वायरमेंटल जो है वो करैक्टराइजेशन है। अब उसमें से जो मैं इन पर्टिकुलरली आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ वो स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन के बनने के दौरान जो 30 स्टेप्स होते हैं उनमें आपके पास एक जो रेडियो न्यूक्लाइड प्रोड्यूस होता है वो है स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम का आइसोटोप जो है वो 89 भी प्रोड्यूस हो सकता है और स्ट्रॉन्शियम का आइसोटोप जो है वो 90 भी प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे। अगर इन दोनों आइसोटोप्स की मैं फ़िज़िकल हाफ़ लाइफ की बात करती हूँ तो जो स्ट्रॉन्शियम 89 है इसकी फ़िज़िकल हाफ़ लाइफ है 51 डेज़ और जो स्ट्रॉन्शियम 90 है इसकी फ़िज़िकल हाफ़ लाइफ है 21.9 ईयर्स। अब ये दोनों जो हैं ये आपके पास बीटा एमिटर्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम 89 भी बीटा रेज एमिट करता है, ठीक है, और जो आपके पास स्ट्रॉन्शियम 90 है ये भी बीटा रेज एमिट करता है, ठीक है। अब जब बीटा रेज एमिट होती हैं तो ये फर्दर क्या करते हैं, मज़ीद रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि स्ट्रॉन्शियम 90 के अंदर से जब बीटा रेज एमिट होती हैं तो इससे यूट्रियम 90 जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये भी आपके पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, ये भी रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फर्दर बीटा रेज एमिट करता है और जब ये फर्दर बीटा रेज एमिट करता है तो ये ज़रकोनियम बनाता है, ठीक है, जो कि एक अनदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका भी आपके पास मास जो होता है वो 90 होता है। अगर आप इस यूट्रियम की जो है वो फ़िज़िकल हाफ़ लाइफ की बात करते हैं तो वो 64 आवर्स है, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास ये जो सारी बीटा एमिशंस हो रही हैं या फिर ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं वो इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान हो रहे हैं। उस दौरान जो है वो आपके पास बहुत सारे रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर हाफ़ लाइफ है, ठीक है, और वो एक नेक्स्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो है वो जनरेट कर रहा है।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फिशन रिएक्शन है, चाहे आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं या अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, जैसे आप इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, आप इसको न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स के लिए भी यूज़ करते हैं और आप इसको ब्लास्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तीनों केसेस में आपके पास ये सारे जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इन सब की हाफ लाइफ को ऐड करके जो टोटल टाइम ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ दिस फिशन रिएक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपके पास एक बहुत लंबा पीरियड बनता है। इसका मतलब ये है कि फिशन रिएक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा देर तक जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं या इसकी जो रेडिएशंस हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद रहती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था, अभी तक उस एरिया के अंदर किसी किस्म की प्लांटेशन नहीं है। इवन वहाँ पे जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है, वो डिसेबल्ड जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, ये रेडिएशंस जो हैं इनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है। जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपके पास स्ट्रॉन्शियम 90 है, इसको जो है वो इन्वायरमेंटली हैज़र्डियस जो है वो इसलिए कंसीडर किया गया कि इसको कहा जाता है कि ये बॉन्ड सीकर है। बॉन्ड सीकर होने का मतलब ये है कि जैसे कैल्शियम आपकी बोन्स के अंदर कम्युलेट हो जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग के थ्रू जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। जी, जो स्ट्रॉन्शियम है इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये कैल्शियम को रिप्लेस कर सकती है बोन्स के अंदर। जब ये कैल्शियम को बोन्स के अंदर रिप्लेस करती है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रॉन्शियम 90 मौजूद है तो आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम के बजाय क्या एकमुलेट हो रहा है, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, अब जब कैल्शियम के बजाय स्ट्रॉन्शियम एकमुलेट होगा तो ये स्ट्रॉन्शियम जो है ये बॉडी के अंदर एकमुलेट होगा, उसकी डेटोरेशन शुरू कर देगा, आपकी बॉन्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और क्या होगा कि जो कैल्शियम ने फंक्शन करना था बोन को स्ट्रॉन्ग करने का, उसके अपोजिट फंक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है एक आपके पास जो है वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ठीक है, जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है उन वर्कर्स के लिए जो आपके पास जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं, या उन जो है वो लोगों के लिए जो रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स को हैंडल करते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है उसकी जगह पे स्ट्रॉन्शियम आ गया। अब जो स्ट्रॉन्शियम है उसकी जो फिज़िकल हाफ़ लाइफ है वो तो है ही है, लेकिन जो इसकी बायोलॉजिकल हाफ़ लाइफ है वो भी वेरी लॉन्ग है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप जो है वो इन दोनों जो है वो रेडियो आइसोटोप्स को जो है वो स्किन में से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली इन दोनों का मिक्सचर ही सेपरेट हो जाता है। ठीक है, मिक्सचर सेपरेट हो गया। अब कॉमनली जो टेक्निक यूज़ की जाती है स्ट्रॉन्शियम 90 को इसके अंदर से जो है वो सेपरेट करने की, वो ये है कि क्योंकि इसके बाद भी आपके पास एक रेडियो न्यूक्लियाइड बन रहा है। ठीक है, और वो भी रेडिएशन से एमिट कर रहा है, उसकी भी एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ है। तो क्या किया जाता है कि यूट्रियम की जो रेडिएशंस होती हैं, यानी यहाँ पे इसके हाफ लाइफ के बाद या इसका की जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है उसके बाद यूट्रियम की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को ऐड करने के बाद फर्दर कैलकुलेशन करके स्ट्रॉन्शियम को 90 को जो है वो सेपरेट किया जाता है। अब इसके लिए जो ट्रेडिशनली टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, वो आपके पास कौन कौन सी हैं? वो टेक्निक्स हैं आपके पास प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बट इन टेक्निक्स के अंदर जो है वो आपके लिए जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास क्या हैं कि मोस्टली जो है वो आपके पास क्या करना पड़ता है, कुछ आपको केमिकल फंक्शंस या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो प्रायर टू रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके पास स्ट्रॉन्शियम और 90 और स्ट्रॉन्शियम 89 की जो है सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा एज मच सेंसिटिव टेक्निक नहीं है। आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ सैंपल होगी तो आप इसकी जो प्रेजेंस है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वेस्ट डिस्पोजल का इशू है यहाँ पे, और केयरफुल हैंडलिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी इसके इन तीनों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं जिनको डील करने में टू सम एक्सटेंट जो है वो आपके पास प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये जो टेक्निक है आपके पास रेडियो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक। अब इसके थ्रू आपके पास क्या होता है, क्योंकि आपके पास ओवरऑल जितनी भी रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनकी जो सिंगल करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये वेरी सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि सैंपल की अगर वेरी लेसर क्वांटिटी भी होगी तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब ये वाली जो आपके पास टेक्निक है ये क्या करती है, ये जो रेडियो क्रोमेटोग्राफी है वो स्ट्रॉन्शियम 89 और स्ट्रॉन्शियम 90 को जो है वो सेपरेट कर सकती है, एज़ वेल स्ट्रॉन्शियम 90 और यूट्रियम 90 जो है उसको भी सेपरेट कर सकती है।
तो इसके लिए सैंपल की जो है वो कोई सफिशेंट अमाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट है आपके पास, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों आपके पास इन्वायरमेंटली हैज़ार्डियस कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं या रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो ट्रेसेस हैं, इनको सेपरेट करने का आपके पास एक सेफ़ मेथड जो है वो आ जाता है। तो आपके पास जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो आपके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि साइलेंट किलर्स हैं। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑन द शॉर्ट नोटिस और विद हाई सेंसिटिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो रेडियो क्रोमेटोग्राफी है वो एक एफिशिएंट टेक्निक है। अब ये रेडियो क्रोमेटोग्राफी क्या करेगी कि आपके जितने भी सैंपल्स होंगे उनको सेपरेट करेगी, ठीक है। कैसे? गैस क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई करते हुए, और उसमें जो है वो क्या होगा कि आपके पास जो स्ट्रॉन्ग, जैसे ये मैंने आपको दोनों की एग्जांपल बताई है, आपका जो सैंपल है वो लोअर क्वांटिटी में भी जो है वो आइडेंटिफाई कर देगा। जैसे आपका अगर कोई जो वर्कर है, अगर वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे रेडिएशंस का कोई ना कोई एक्सपोजर है, उसके साथ उसकी बॉडी सैंपल को आप टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसकी कैल्शियम जो है वो स्ट्रॉन्शियम के साथ रिप्लेस होगी। और इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो है उसकी जो सारी बोन्स हैं वो उसमें कैल्शियम जब स्ट्रॉन्शियम से जो है वो रिप्लेस हो जाएगी तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो हाईली जो है वो इफ़ेक्टेड हो जाएगी या डेटेरियोरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको रेडियो क्रोमेटोग्राफी की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास शॉर्ट नोटिस पे हैवी न्यूक्लियाई की सेपरेशन के लिए, ठीक है। और वो हैवी न्यूक्लियाई आपके पास कौन से होंगे? मोस्टली आपके वो सारे के सारे आपके पास रेडियो एक्टिव हैं जो किसी न किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। और उनकी सेपरेशन कितनी ज़रूरी है इसका भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम और 89 और 90 का भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि बोन सीकर होने के अलावा लॉन्ग टाइम के लिए आपकी बोन्स के अंदर कम्युलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो साथ साथ जो है वो आपके पास स्क्रीनिंग का जो है वो एक प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। बस जो फर्दर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें एक आपके पास है गैस क्रोमेटोग्राफी, एक आपके पास है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और एक है आपके पास रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें आपकी जो मोबाइल फेज़ होती है वो गैशियस होती है, ठीक है। गैशियस मोबाइल फेज़ के थ्रू जो है वो आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और ये गैस आपके पास कोई ना कोई इनर्ट गैस होती है। अब वो इनर्ट गैस जो है वो आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकती है और हीलियम भी हो सकती है और नाइट्रोजन भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी की अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो उसका डायरेक्टली जो आपके पास ताल्लुक़ है वो किस चीज़ के साथ? सेपरेशन के साथ। सेपरेशन इज़ एसोसिएटेड विद गैस क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्टेप होगा रेडियो क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये क्या करेगा कि आपके जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स होगा उनकी सेपरेशन को ऑपरेट करेगा। नंबर 2 पे आपके पास आती है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टिंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ मैस, ठीक है। तो इससे आप मैस को भी डिटरमिन कर सकते हैं और मैस बेस पे सेपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉमनली इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे यूज़ की जाती है वो है मैस डिटर्मिनेशन। थर्ड है आपके पास रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। असल में आपके पास एंड पे जो आता है ना क्रोमेटोग्राम, ठीक है, जो आपके पास कभी आपने क्रोमेटोग्राफी जो है वो अगर प्रोसीड की हो तो आपने देखा होगा कि जो आपके पास क्रोमेटोग्राम आता है एंड पे, उस पर आपके पास एक मैप बना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सपोज़ आपने यहाँ तक अगर लाइन लगाई थी, ठीक है, एक पहले से 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है, यहाँ तक आपने लाइन बनाई थी, आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो इतनी हाइट तक मूव किया, दूसरा इतनी हाइट तक मूव किया, तीसरा इतनी हाइट तक मूव किया। वहाँ से आप मेजरमेंट करके जो है वो कंपोनेंट्स की सेपरेशन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे तो आपके पास क्या होता है, या तो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि आपके पास ये डिज़ाइन जिस क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो आपके पास साइंटिस्ट है वो बेसिकली बोटेनिस्ट था, तो उसने प्लांट कंपोनेंट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए टेक्निक बनाई थी। तो प्लांट कंपोनेंट्स जो होते हैं या पिगमेंट्स जो होते हैं मोस्टली कलर्ड होते हैं, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर्स की यहाँ पे जो है वो ये बार्स आ जाती हैं जिससे आप कैलकुलेशन कर लेते हैं,
ठीक है, ये आपके पास होता है कॉमन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, या फिर अगर आपके पास जो है वो कलरलेस हैं तो आप कुछ पर्टिकुलर किस्म के केमिकल्स का स्प्रे करने के बाद जो है उनके कलर को जो है वो विजिबल बना देते हैं। ये भी आपके पास नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उनकी जो मेजरमेंट लेते हैं वो उनकी रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट लेते हैं। अब वो रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट आपने कैसे लेनी है, किसी न किसी जो है वो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर को यूज़ करते हुए, जो कि आपके पास सिंटिलेशन काउंटर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास हो सकता है जीएम काउंटर। ठीक है, इसके लिए कॉमनली जो है वो क्या किया जाता है कि क्या किया जाता है, सिंटिलेशन काउंटर को यूज़ कर लिया जाता है और उससे जो है वो रीडिंग्स ले ली जाती हैं। आपके पास जो ये सपोज़ आप पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आप यूज़ करें इसके अंदर तो, या टीएलसी यूज़ कर रहे हैं आप, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज़ आपने 3 सेंटीमीटर तक लाइन लगा दी थी, तो आप क्या करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर के फासले से जो है वो इस तरह के जो है वो आप पैचेस बना देते हैं। ठीक है, पैचेस बनाने के बाद क्या करते हैं कि आप जो है वो आपका जो रेडियो एक्टिव मिक्सचर है उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मिक्सचर जो है उसमें ऑलमोस्ट ये जो आपका लोअर पार्ट है ना, ये 1/2 सेंटीमीटर तक उस रेडियो एक्टिव मिक्सचर के अंदर जो है वो डिप होता है। ठीक है, अब डिप होने के बाद जो है वो एक डिफरेंट जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव, वो मूव करते हैं और एक पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, जो स्ट्रिप्स होती हैं इसको इक्वल पार्ट में काट लिया जाता है और उसके ऊपर जो रेडियो एक्टिविटी की मेजर है वो सिंटिलेशन काउंटर के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इससे जो है वो आपके पास क्या होता है कि कलर्स के बजाय जो है वो रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट से जो क्रोमेटोग्राम की जो आरएफ वैल्यूज़ हैं और जो सेपरेशन है वो प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, आरएफ वैल्यू आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपके किसी भी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली जो आपने लेनी है वो आपने रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट लेनी है। रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट जो है वो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स की कंपैरेटिव मूवमेंट ओवर दिस टीएलसी जो है वो बताएगी। पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो जो आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है उसके अंदर ये भी हमने डिस्कस किया है कि आपका जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो इसके अंदर फिल कर दिया जाता है और गैस को जो है उसके अंदर से पास करवाया जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रिलेटिव मूवमेंट होती है, किसी की जो मूवमेंट होती है वो स्टेशनरी फेज़ पे ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। आपने क्या करना होता है, उसकी भी आपने रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट लेनी होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के थ्रू जो है वो आपने क्रोमेटोग्राम का एनालिसिस करना है और उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को जो है वो आपने इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास रेडियो क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली है क्या, उसको क्यों प्रोसीड किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। इस लेक्चर को जो है वो आप नोट कर लें, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो मुझे बता दें और एक शार्ट फॉर्म में जो है वो रिव्यू कर लें आप जनरल क्रोमेटोग्राफी को और इसको ज़रा उसके साथ कंपेयर भी कर लें, ताकि अगर जनरल क्रोमेटोग्राफी और रेडियो क्रोमेटोग्राफी का डिफरेंस आता है तो उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकें और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें।